हेलो एवरीवन। तो हम जो है पिछले क्लास में समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट देख रहे थे। इसमें हमने बहुत सारे जो प्रकार है उसके बारे में चर्चा किया। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहले हम लोग देखे थे एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें अवयव की संख्या 0 हो, मतलब उसमें कोई भी अवयव ना मिले। ठीक है, कोई भी अवयव ना मिले। जैसे ए में अगर कोई अवयव नहीं मिल रहा है तो उसको ऐसे फाई से लिखते हैं, या इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से उसको बताया जाता है कि ये सेट जो है खाली है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था फाइनाइट सेट, फाइनाइट या परिमित। तो इसमें क्या होता था कि जो एलिमेंट की संख्या है, मतलब कोई सेट में अवयव की संख्या अगर गिना जा सके, परिमित हो, तो क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट, परिमित सेट कहलाता है। इसके बाद देखा था हमने इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है भाई? तो ऐसा सेट जिनमें जो अवयव की संख्या है वो अनंत हो, मतलब जिसको गिना ना जा सके, तो इनफाइनाइट समुच्चय कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक, या सिंगलटन सेट, या इसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। ठीक, तो एकल समुच्चय क्या होता है भाई? तो ऐसे समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव मिले, एक ही अवयव मिले। ठीक है, कोई भी एक ही अवयव अगर मिलता है कोई सेट में तो जो है सिंगलटन सेट कहलाता है। इसके बाद हमने देखा था इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि अगर कोई दो सेट है और इनमें जो है अवयवों की संख्या बराबर है, दोनों में अवयव जो है समान संख्या में है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। या तो ए इक्विवेलेंट बी लिख लो या बी इक्विवेलेंट ए लिख लो। ठीक, और जब कभी ये इक्विवेलेंट नहीं होते तो ऐसे लिखा जाता है, इक्विवेलेंट का जो साइन है उसको काट दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा था इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है भाई? तो इक्वल सेट जो है मतलब समान समुच्चय। तो समान समुच्चय तब कहलाएगा, कोई दो सेट समान समुच्चय तब कहलाएगा जब उनमें जो है अवयवों की संख्या जो है समान हो, और जो है ए के जितने एलिमेंट है वो बी में भी उपस्थित हो, या बी के जितने एलिमेंट है वो ए में भी उपस्थित हो, तब ये कहलाएगा इक्वल सेट। तब ये इक्वल सेट कहलाता है। जैसे ए में अगर कोई एक्स बिलोंग करता है तो वो बी में भी मिले, इसके लिए सभी एक्स के लिए। और उसी प्रकार अगर सभी एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, मान लो बी में वाई बिलोंग कर रहा है, तो जितने भी वाई है वो ए में भी मिले, और इन दोनों कंडीशन को मिलाते हैं तो ए इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक, मतलब दोनों जो है इक्वल कहलाते हैं। और इक्वल नहीं होंगे तो ए डज नॉट इक्वल करके ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। पहला एग्जाम्पल कंप्लीट कराए थे, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। आज देखेंगे चौथा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 4 देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू बी या a डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब a b के बराबर है कि नहीं है, मतलब जो सेट बन रहा है वो जो है समान सेट है कि असमान सेट है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। a दिया हुआ है हमको 2 और 3, और b दिया हुआ है एक सेट x सच दैट x समीकरण x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 का हल है मतलब ऐसे। तो देखो इसका हल है, मतलब इसमें कौन कौन से संख्या आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, या x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x तोड़ दो प्लस 6 इक्वल टू 0, या x निकल जाएगा इसमें उभय निश्चित, तो x प्लस 3, और इसमें निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, तो x प्लस 6
3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो जब दोनों में x प्लस 3 निकलेगा क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो है x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 आ गया। मतलब जो b सेट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 और -3, ठीक, -2 और -3। अब अगर ये दोनों इक्वल होते कैसे, अगर इसमें का प्रत्येक एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करे, ठीक, तो देखते हैं कि ऋण 2 जो है बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ए में उपस्थित नहीं है, बी में उपस्थित है, ए में नहीं है। और एक लिखोगे तो भी चल जाएगा, एक ही पर्याप्त है दर्शाने के लिए कि दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन हम और बता देते हैं कि ऋण 3 जो है बी में है लेकिन ऋण 3 ए में नहीं है, ठीक, ये 2 हो गया। और दो जो है ए में है लेकिन 2 जो है बी में नहीं है, ठीक, और 3 जो है ए में है लेकिन 3 जो है बी में नहीं है, ठीक। इस प्रकार कोई एलिमेंट एक दूसरे में नहीं मिल रहा है, एक एलिमेंट नहीं मिलता तब भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है दोनों में बराबर, ठीक, तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे और ऐसे, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भाई, तो मैं केवल हिंट दे रहा हूं, इसको अच्छे से लिखेंगे आप लोग अलग अलग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा का दूसरा क्या बोल रहा है कि ए शब्द किसका भाई, फॉलो का एक अक्षर है। तो देखो क्या क्या होगा इसको मैं बता रहा हूं। फॉलो का एक अक्षर है मतलब क्या क्या आ जाएंगे, एफ आ जाएंगे, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ तो ओ एक बार आगे नहीं आएगा और ये आ जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है बी इक्वल टू वाई सच दैट वाई शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। किसका अक्षर है भाई, ओल्फ का एक अक्षर है। तो बी में कौन कौन से आ जाएंगे, डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा और एफ आ जाएगा भाई, ठीक। अब देखो तो जब एफ इसमें है तो एफ इसमें भी है, ओ इसमें है तो ओ भी है, एल इसमें है तो एल भी इसमें है, ओ डब्ल्यू इसमें है तो डब्ल्यू भी इसमें है। उल्टा देखेंगे तब भी सेम है, डब्ल्यू है तो इसमें भी डब्ल्यू है, बी ओ है तो ओ भी है, एल है तो एल है, एफ है तो एफ है। क्रम बस चेंज है, बाकी दोनों में सेम तो अवयव है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में तो एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, सभी एक्स के लिए मतलब, अच्छा इसको एक चिन्ह द्वारा भी बताते हैं। सभी एक्स मतलब फॉर ऑल लिखते हैं और फॉर ऑल को ऐसे एक चिन्ह रहता है, ये भी रहता है और कांड, इसका मतलब फॉर ऑल होता है। इसको ऐसे लिख दिए मतलब सभी एक्स के लिए, इसका मतलब ही यही हो जाए, सभी एक्स के लिए। फॉर ऑल एक्स इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल एक्स मतलब सभी एक्स के लिए। तो 3 तरीके से लिख सकते हैं इसी को, सभी एक्स के लिए, ये भी फॉर ऑल एक्स, ठीक, सभी एक्स के लिए इसका अर्थ होता है, ठीक। और मतलब जितने भी एक्स मतलब ये एलिमेंट ए में है वो सभी बी में भी है, ठीक, और उल्टा भी है। तथा क्या हो जाएगा, जितने एलिमेंट बी में है, मान लो एक वाई बी में है, ठीक है, तो सभी वाई ए में भी है, ठीक, सभी वाई के लिए मतलब इसको लिखना चाहे तो ऐसे फॉर ऑल वाई लिख सकते हैं या फॉर ऑल वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, तीनों में से कोई लिख लो एक। तो ये हो गया। तो इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा भाई, ए इक्वल टू बी, ठीक, ए इक्वल टू बी। यहां से पता चल गया है, लेकिन ये गणितीय तरीके से दर्शाने का तरीका है कि एक्स जितने भी अवयव ए में है सभी अवयव बी में भी मिल रहे हैं, और जितने अवयव बी में है वही सब अवयव ए में भी मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक। तो ये क्या है भाई, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं थर्ड। तो इसको अच्छे से लिखना आप लोग, मैं हिंट देते जा रहा हूं कैसे बनेगा या कैसे आया है। अब देखो चौथा का तीसरा क्या है भाई, x इक्वल टू x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो a में कैसे होंगे, x जो है 10 का गुणज है और x बिलोंग्स टू n लिख लेना, ठीक। प्रश्न गलत दिया है, n प्राकृतिक संख्या भी है, फिर गुणज में तो ये सब भी आ जाते हैं, -10, -20, -30 ये सब भी आ जाते हैं, ठीक। तो गुणज है मतलब क्या क्या आ जाएंगे भाई, 10 का गुणज है मतलब क्या क्या आएंगे, 10, 20, 30, 40 ये सब आ जाएंगे। और बी वाला सेट क्या आ जाएगा भाई, तो बी वाला जो सेट है वो आ जाएगा आपका, दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 इस तरह से, ठीक। तो देखो फॉर ऑल मतलब एक्स मान लो ए में बिलोंग कर रहा है, तो जितने भी एक्स है वो बी में भी बिलोंग कर रहा है। देखो कैसे, 10 इसमें है तो 10 इसमें भी है, 20 है तो 20 भी है, 30 है तो इसमें भी 30 मिलेगा, 40 है 40 भी मिलेगा। तो जितने भी ए में है एक्स उसके लिए बी में भी मिल रहा है, फॉर ऑल एक्स, ठीक, सभी के लिए। परंतु परंतु y जो है b में है, मान लो y जो है b में है उसके लिए नहीं मिल रहा है, x में जो y है वो a में हो। कैसे, तो देखो 15 इसमें है लेकिन 15 क्या इसमें है, तो सभी x के लिए नहीं है, मतलब ऐसे मिल रहा है तो एक सेट को दर्शाओगे तो भी चलेगा, कुछ कुछ बस मिल रहा है तो इसमें जो जो नहीं मिल रहा है उसको दर्शा दो, क्योंकि 15 जो है बी में है और 15 बी में ए में नहीं है, 25 बी में है, एक चीज को बताओगे तब भी हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा कभी, और 25 जो है बी में ए में नहीं है, ठीक। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ए बी जो है बड़ा है इससे, इसमें ज्यादा संख्याएं होंगे, 15, 25, 35 ये सब भी हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल बी, ठीक। तो ये हो जाएगा। चौथा देखो, चौथा का चौथा क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग्स टू z, x इज बिलोंग्स टू z और x स्क्वेयर जो है लेस आर इक्वल टू 8, ऐसा दिया है। और दूसरा सेट क्या दिया है भाई, b इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r और x स्क्वेयर -4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है, ठीक। दो सेट है, तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, x इज बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर होता है, पूर्णांक का समुच्चय, तो पूर्णांक का समुच्चय क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये वाले भी, और 0 इधर -1, -2, -3 ये वाले भी, ठीक। और एक्स स्क्वायर जो है लेस आर इक्वल टू है 8 की, ठीक है, लेस आर इक्वल टू है 8 की। और हमने देखा था कि जब ये लेस आर इक्वल टू है 8 के, मतलब क्या क्या आ जाएंगे भाई इसमें से, तो 0 तो आएगा ही, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 होगा तो आ जाएगा। 2 के लिए, 1 के लिए देखोगे तो 1 का वर्ग 8 से छोटा या बराबर होता है तो 1 आ जाएगा। 2 के लिए देखोगे तो 4 होता है, छोटा है वो भी आ जाएगा। 3 के लिए देखोगे तो 3 या 9, 9 तो इससे बड़ा हो गया 8 से, तो 9 3 नहीं आएगा। और इधर देखेंगे -1 के लिए तो -1 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 1 हो जाएगा, छोटा अच्छा है तो -1 आ जाएगा।
-2 के लिए देखें तो कितना हो जाएगा 4, 4 8 से छोटा है मतलब -2 आ जाएगा। -3 के लिए देखें तो 9 हो जाएगा और 9 8 से जो है बड़ा हो गया तो नहीं आएगा, तो कितना आ जाएंगे ये सब आ जाएंगे। ठीक, मतलब a बराबर इतना लिख सकते हैं भाई। ठीक, अब उसके बाद b सेट के लिए देखें तो b में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे भाई, तो ये R में बिलोंग करता है और इसका जो है सॉल्यूशन है। ठीक, तो R में बिलोंग करता है मतलब बहुत सारे हो जाएंगे और इसका सॉल्यूशन है तो देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐसा है। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसमें जो है x को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3, माइनस को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 आ जाएगा और दोनों ही क्या है भाई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, मतलब इसके सेट में b बराबर क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक, तो देखो दोनों क्या बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बता दो रीड दो जो है a में बिलोंग करता है और b में बिलोंग नहीं करता है, रीड दो b में बिलोंग नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा भाई इससे a जो है b के बराबर नहीं होगा, इक्विवेलेंट। ये तो संख्या भी सेम नहीं है, देखो ना, इक्विवेलेंट तो होगा ही नहीं, इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल तो होगा ही नहीं, इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या जरूरी रहता है कि इसमें जो अवयव हैं, मतलब जितने अवयव की संख्या है वो बराबर हो दोनों में, तो अवयव की संख्या भी बराबर नहीं है, ये इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा इक्वल। ठीक, उसके बाद देखते हैं पांचवा, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू दिया है x such that x स्क्वेयर इक्वल टू 4 और x कैसा है a में है। ठीक है, और दिया है b इक्वल टू -2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से जो है इसका हल क्या क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 और -2 मिल जाएगा और इसमें जो है x जो बिलोंग कर रहा है a में, मतलब 1 2 3 4 ये सब होना चाहिए, तो रीड दो तो इसमें आता नहीं है, तो a में केवल क्या आ जाएगा, a बराबर केवल आ जाएगा 2। ठीक, केवल 2 आ जाएगा और b में कौन सा है, रीड 2 है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, अवयवों की संख्या बराबर हो तो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो इक्विवेलेंट तो हो जाएंगे दोनों, परंतु बराबर नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए जरूरी है कि इसमें के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो b में भी मिले और b के प्रत्येक एलिमेंट a में भी मिले, तब इक्वल कहलाते हैं, तो इक्वल नहीं होंगे। तब देखिए छठवां क्वेश्चन, तो a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू दिया है x सच दैट मॉड ऑफ x इज लेस देन 2 और x जो है z में है, मतलब इंटीजर है भाई। ठीक, और v इक्वल टू दिया है -1 और 1, -1 और 1 दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, x का मॉड लेस देन 2 है
मतलब x कहां से कहां बीच में वेरी करेगा, -2 से 2 के बीच में। और इसको फिर क्या लिख सकते हैं भाई, 2 और ऋण 2, 2 और ऋण 2 छूट जाएगा, कौन कौन से आ जाएंगे, ये होता है ना, तो ऋण 1 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर का सेट, पूर्णांक का सेट। तो इसमें 2 ऋण 2 और 2 छूट जाएगा, कौन कौन से आ जाएंगे, ये इतना। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका ऋण 1 0 और 1, ठीक। और जो b है वो कैसा दिया है, -1 और 1। तो देखो 0 ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो a में है, परंतु b में जो है नहीं है, b में नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, a जो है इक्विवेलेंट नहीं होगा, a इक्वल नहीं होगा b के, इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। इक्विवेलेंट कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो अवयव की संख्या 2 है और इसमें अवयव की संख्या 3 है। अगर अवयव बराबर होते तो कम से कम इक्विवेलेंट हो सकते थे, लेकिन ये सेट दोनों इक्विवेलेंट भी नहीं है और इक्वल तो होगा ही नहीं जब इक्विवेलेंट ही नहीं है, ठीक। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 7वां। तो a इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वेयर -5x + 7 इक्वल टू 0, और दिया है x जो है बिलोंग करता है R में, और दिया है b इक्वल टू 5, मतलब ये खाली है, ये भी खाली हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं क्या खाली है। ये R में बिलोंग कर रहा है भाई, R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर -5x + 7 इक्वल टू 0। इसको तोड़ दो बीच को, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -b, ये वाला सूत्र जानते हो x निकालने का, -b + √b² - 4ac 2a, ठीक। वो वाला लगा दो फार्मूला। तो b की जगह में क्या लिख रहा है, -5, तो ये हो जाएगा -5 मतलब 5 ± √b² मतलब 25 हो जाएगा, और -4ac, -4a मतलब 1 और c मतलब 7, और बट्टे में आ जाएगा इसका 2a, 2 × 1, एक जगह एक क्या, एक कब होता है फार्मूला, जब ax + bx + c इक्वल टू 0, तो x निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य विधि, ठीक। तो ये हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा भाई, क्यों इसको प्रयोग किए, क्योंकि बीच वाला पद ना टूट नहीं पाएगा कि 7x² आए, इसलिए इस विधि का प्रयोग किए। 10वीं पढ़ के आए हो। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 ± ये हो जाएगा 25 और -7 × 4 = 28 और अपान में 2 हो गया अभी, और x बराबर 5 ± ये हो जाएगा -3/2। अच्छा, और -3 आया, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, x बराबर 5/2 को अलग लिख लो और ±-3/2 ऐसे लिख लो, ठीक। अब यहां से मैं इधर बता रहा हूं। इसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर 5/2 और उसको क्या लिख लो, -1 और 3 ऐसे अलग अलग कर लो, -1 को अलग कर दिए, ठीक। अब इसको क्या किए,
और -1 को अलग कर दिए और ऐसे कर दिए। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस माइनस चल रहा है ना, 2 मान आते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा ये -1 को क्या लिखते हैं, आयोटा, आई टाइप से लिखते हैं लेकिन इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या आई या आयोटा बोलते हैं, आई टाइप से लिखते हैं। ठीक, ये नया जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना 11th में, तो आप इनसे सम्मिश्र संख्या से परिचित होंगे। अभी परिचित नहीं हो, जान लो इसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। ये जो है वास्तविक संख्या से भी बड़ा होता है। ठीक, तो ये हो गया भाई, तो ये मतलब आई के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और आई के रूप में आया मतलब ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, तो ये आर में नहीं आएगा भाई, आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और कैसा सेट है, आर में बिलोंग करे, तो 2 को मान जो भी निकलेगा एक्स का वो आर में नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, सेट खाली हो जाएगा। तो ए बराबर भी फाई आ गया, और ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसलिए ए बराबर बी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से निकलता है इसका आंसर। ठीक है, तो आपका चौथा जो है कंप्लीट। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखते हैं, ये √3 आएगा ना, बुक में 3 दे दिया है। बुक में 3 दे दिया है, √3 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, जब √-3 है इसको क्या लिखेंगे, ऐसे करके -1 और 3 ऐसे अलग अलग, √ तो दोनों में लग जाएगा, तो इसे -1 और ऐसे 3 के साथ, तो ये इसको जो है आयोटा मान लेते हैं, तो ये हो गया। ठीक, बुक में केवल 3 दे दिया है, गलत दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल। क्या बोला है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। मतलब समान समुच्चय है कि नहीं यही बताना है। ठीक है, तो देखो, अच्छा ABCD E 5 तो दिया है भाई, तो A कैसा दिया है 0, B कैसा दिया है x such that x is greater than 15 और x जो है लेस देन 5। अच्छा, और किसमें बिलोंग कर रहा है नहीं दिखाया है। और C दिया है x such that x -5 = 0 और D दिया है x such that x² = 25, ऐसे दिया है। और E भी दिया है, E कैसे दिया है, समीकरण का जो है धन पूर्णांक है। ठीक है, x² - 2x - 15 = 0 और कैसा है, x जो है पॉजिटिव है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन कौन से इक्वल है, इक्वल सेट है। तो इसमें जो है कौन सी संख्या है उसको नहीं दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा मिल सकता है इस वाले के लिए। तो मान लो 1 2 ऐसे करते जाते हैं, 0 रहता है, 1 2 3 ऐसे, और इधर -1 -2 ऐसे। तो 15 से बड़ा, मतलब कहीं कहीं ऐसे 15 आएगा, 14 15, तो 15 से बड़े वाले आ जाएंगे इधर। और 5 से
तो x जो है छोटा है 5 से, मतलब छोटा है मतलब ये 4 5 आया तो 5 ऐसे इधर छोटे वाले आ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे संख्या जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है 5 हो जाएगा। और दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं। तो x सच दैट x ऋण 5 बराबर 0, तो x ऋण 5 बराबर 0 मतलब क्या आ जाएगा, x बराबर 5। तो केवल 5 मिलेगा भाई, इसमें केवल 5 मिलेगा, किसमें, c में। अब जब b के बारे में देखते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग बराबर 0, तो x धन 5 और x ऋण 5 बराबर 0। ठीक, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x बराबर 5 और ऋण 5 मिल जाएगा, मतलब इस वाले सेट में 2 ठो बिलोंग करेगा, ऋण 5 और 5। ठीक, और तो ये सेट ये हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, इसका हल हो और धन पूर्णांक हो, कैसा हो, इस इक्वेशन का हल हो और धन पूर्णांक हो। ठीक, तो इसमें कौन कौन से मिल जाएंगे भाई, तो देखो इसका हल निकाल लो पहले, तो क्या क्या आ जाएगा, ये 2x है ना, तो ये हो जाएगा ये, देखो 5 किया 15 ऋण 15 आ गया। ठीक, अब इसको x कॉमन निकाल दो तो x माइनस 5, 3 को कॉमन निकाल दो तो 3 माइनस 5, अब x माइनस 5 को पूरा निकाल दो तो x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5। तो कैसा होना चाहिए भाई, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो केवल ये वाला मान प्राप्त करेगा भाई, तो कौन सा आएगा इसमें, केवल 5 आएगा। ठीक, e बराबर केवल 5 आ जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, ऐसा कोई युग्म है तो देखो कोई है मिल रहा है, तो ऐसा कोई युग्म मिल रहा है तो केवल c और e। देखो तो लिखना c बराबर 5 और e बराबर भी 5। ठीक, यही दोनों में 5 मिल रहा है, इसमें तो दोनों में 2 संख्या मिल जा रहे हैं, ये तो इम्प्टी है, केवल इसमें 0 बस मिल रहा है, तो इसलिए केवल c बराबर e होंगे। क्यों, तो क्योंकि दोनों में अवयव जो है समान मिल रहे हैं। ठीक है, समान अवयव दोनों सेट में मिल रहे हैं, इसलिए जो e और c जो है इक्वल सेट, समान सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बनेगा। अब देखते हैं छठवां, तो छठवां देखिए इस प्रकार दिया है, हमको बताना है कि कौन कौन से समुच्चय तुल्य हैं और कौन कौन से समुच्चय समान है। तो देखो पहले तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें इनमें कौन कौन से हो सकता है, इसका हल देखे थे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो इसका हल आता है केवल x बराबर ऋण 5 और 5, मतलब ये b में जो है कौन कौन से हो सकते हैं, ऋण 5 और 5 हो सकता है। और इसमें क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू x दिया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू x दिया है, मतलब x का मान कौन कौन सा हो सकता है। देखो ऋण 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, x का स्क्वायर बराबर ऋण 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक, 1 रखोगे तो आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 का वर्ग बराबर 1, मतलब 1 आ जाएगा, और 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसमें केवल 0 और 1 वही दोनों आएंगे।
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और इनके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। ठीक, और इसका देखते हैं तो ये तो 1 2 3 4 दिया है तो यही रहेगा, इसमें भी यही संख्या है। इसमें देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर लो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहां से x इक्वल टू माइनस 1 और 1 हो जाएगा, मतलब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, -1 और 1 आ जाएंगे। ठीक, अब इसके लिए देखें तो ये तो दिया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते। इसे अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें बराबर है, तो अवयव की संख्या नंबर ऑफ ए लिख दो। ए में कितना है, 2 दिख रहा है, 2 हो गया। बी में देखो तो इसमें भी 2 है, बी बराबर भी 2 हो गया। सी देखो तो इसमें भी 2 ही मिल रहा है, तो सी में कितने अवयव है भाई, 2। डी में तो डी में जो है केवल 4 अवयव है। ई में तो ई में भी 4 अवयव है, और एफ में तो एफ में 2 अवयव है, और जी में जो है 4 अवयव है, और एच में जो है 3 अवयव है। ठीक, तो तुल्य कब होता है समुच्चय, जब नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या समान हो तो तुल्य हो जाता है। ठीक, तो देखो कौन कौन में बराबर बराबर है, तो 2 2 2 2 वाले दिख रहे हैं, मतलब ए तुल्य हो जाएगा किसके, बी के, और बी किसके, मतलब ए और किसके तुल्य होगा, ए तुल्य हो जाएगा बी के होगा, सी के भी हो जाएगा, और किसके होगा, तो और एफ के हो जाएगा, ए जो है एफ के भी तुल्य हो जाएगा। ठीक ठीक, और बी किसके किसके तुल्य होगा, तो बी जो है बी के लिए देखेंगे तो इसका 2 मिल रहा है, 2 किसका मिल रहा है, ए का तुल्य हो जाएगा। ठीक, और किसका तुल्य हो जाएगा, तो बी जो है 2 मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा बी जो है सी के भी तुल्य मिल जाएगा, और बी एफ के भी तुल्य हो जाएगा। ठीक, तो ये सब तुल्य हो गए बी के लिए। अब सी के लिए देखो तो सी 2 है तो सेम फिर आएगा, सी जो है तुल्य हो जाएगा ए के, सी तुल्य हो जाएगा बी के, और सी तुल्य हो जाएगा एफ के। ठीक, अब देखो इसका नंबर 4 है, तो 4 वाले कौन कौन है, तो 1 2 दिख रहा है, तो डी जो हो जाएगा ई के, और डी हो जाएगा जी के। ठीक, तो 2 मिल जा रहा है, और इसके बाद जो है ई के लिए देखो तो ई हो जाएगा आपका इसके बराबर है 4 के, तो ये हो जाएगा, और ई जो है और किसके हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा जी के, तो ई जो है जी के भी इक्विवेलेंट हो गया। इसी प्रकार जो है इसके लिए देखो एफ के लिए, तो एफ 2 आ रहा है, 2 किसका किसका आ रहा है भाई, तो ए का आ रहा है, बी का आ रहा है, और सी का आ रहा है, तो एफ जो है इन तीनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, और 4 वाले में जी, तो जी किसके किसके लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 4 वाला और कौन सा है, एन डी, तो डी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जी जो है ई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए भी 2 मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं एज के लिए, तो एज के लिए कौन कौन से मिलेगा भाई, तो 3 है, तो 3 किसी का है, किसी का नहीं है, इसके लिए कोई नहीं मिलेगा इक्विवेलेंट, इसके लिए कोई नहीं मिलेगा इक्विवेलेंट। अब देखते हैं हम कि समान समुच्चय कौन कौन से हैं, तो ऐसे समुच्चय जिनमें सेम अवयव हो वो समान कहलाते हैं। तो ए के लिए देखो, तो ए के लिए 0 1 दिया है, 0 1 और किस में मिल रहा है, तो सी में मिल रहा है, और किसी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा भाई।
ठीक है, A इक्वल टू सी हो जाएगा। और उसके बाद बी के लिए देखें तो रीड 5 और रीड 5 किसी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा। सी के लिए देखें तो 0 1 आ रहा है, 0 1 और किसी में आ रहा है, तो हाँ ए के लिए आ रहा है, तो सी इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक, अब डी के लिए देखें तो डी के लिए जो है 1 2 3 4 किसी में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो डी के लिए कुछ नहीं आएगा। ई के लिए देखें तो 3 5 7 11 किसी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी कुछ नहीं आएगा। एफ के लिए देखें तो रीड 1 और 1 आ रहा है, तो मिल रहा है किसी में, नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं आएगा। और जी के लिए देखें तो जी एच आई जे किसी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी नहीं आएगा, किसी के साथ समान नहीं है। एच के लिए देखें तो 3 5 7 केवल 3 अवयव आ रहे हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी किसी के साथ समान समुच्चय नहीं है। तो तुल्य में देखें तो ये सब मिल रहा है, और समान में केवल ए और सी समान है, ए और सी समान है, या उसी को सी ए के समान है। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर देना है भाई। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको हम बतलाएंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम्पल है कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सरसाइज 1.2 बचा है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।